Assalamu alaikum students. Let's start with lecture 4 of operating system. इसमें हम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि डिज़ाइन अवेलेबल क्या क्या हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है। मतलब डिफरेंट चॉइसेस जो हैं उसको डिज़ाइन करने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की उसको हम देखेंगे। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो क्या है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिखा जा चुका है तो उसको बिल्ड करना, उसको बूट करना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखना है। और उसके बाद है डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास कहीं पे कोई एरर आता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में, तो उसको किस तरह से डीबग करना है, किस तरह से फाइंड आउट करना है कि क्या मसला था और उसको फिक्स किस तरह से करना। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है कि जो डिफरेंट हमारे पास चॉइसेस थी स्ट्रक्चर की और डिज़ाइन की कि मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लेयर्ड क्या होता है, माइक्रो कर्नल क्या है, मॉड्यूलर क्या है और हाइब्रिड स्ट्रेटजीज क्या है। उसके बाद है जो प्रोसेस ऑफ बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्टडी करना है। मॉनिटरिंग के लिए जो डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको देखना है। और जो कर्नल मॉड्यूल्स हैं उनका जो इंटरेक्शन है लाइनक्स के अंदर उसको हम जो है वो देखेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहले डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में ये कहा गया है कि सबसे पहले कि ये सॉल्वेबल नहीं है। सॉल्वेबल का जो लफ्ज है इसको अगर आप देखें तो उसको उसने डबल कोट्स में लिखा हुआ है। डबल कोट्स में इसलिए लिखा हुआ है कि ये बेसिकली ये जो वर्ड है ये एल्गोरिदम, जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है उसकी डोमेन से आता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो जिसका जो है वो एफिशिएंट टाइम सॉल्यूशन ना हो आपके पास, उसको आप कहते हैं कि ये सॉल्वेबल नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्वेबल नहीं है विद डबल कोट्स। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में इतनी ज्यादा वैरायटी है जो कि बेसिकली डिराइव किससे होती है, आपके अंडरलाइंग हार्डवेयर से होती है। कि आपके पास एक जो है वो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप सिस्टम है, एक आपके पास सर्वर सिस्टम है, एक आपके पास मोबाइल डिवाइस है, एक आपके पास एम्बेडेड डिवाइस है। इतनी डिफरेंट वैरायटी है आपके पास अंडरलाइंग हार्डवेयर की कि उनके लिए एक ही तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना जो है वो इम्पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आप एक ही मशीन को ले लें, लाइक अगर हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर को भी ले लेते हैं, तो उसमें अंडरलाइन आर्किटेक्चर जो है बहुत डिफरेंट है। लाइक हम यूजुअली जो यहाँ पे सिस्टम यूज कर रहे होते हैं वो इंटेल के इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिस जो कि एप्पल के इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो कर रहे हैं, उनका आर्किटेक्चर जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह दूसरे आर्किटेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है। तो इसलिए एक कोई सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्टेबल तरीकाकार नहीं है जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट या डिजाइन किया जा सके। तो उसको इम्प्लीमेंट और डिजाइन करने के लिए फिर आपके पास जो है वो गाइडिंग फैक्टर्स जो है वो क्या क्या होंगे, वो आपके पास है डिफाइनिंग गोल्स एंड स्पेसिफिकेशंस। कि आपने ये बताना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके गोल्स क्या क्या हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो जो उसके गोल्स हैं उसको आप दो तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके यूजर गोल्स होते हैं, एक आपके सिस्टम के गोल्स होते हैं। यूजर गोल्स का मतलब ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो यूजर यूज करेगा उसके क्या क्या गोल्स होंगे, वो क्या उससे चाहेगा और क्या चाहेगा कि इसमें ये चीज हो और ये चीज ना हो। सिस्टम गोल्स ऑन द अदर हैंड ये होते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसने जो रिसोर्सेज मैनेज करने हैं उनको वो अच्छे तरीके से मैनेज करे। अब अच्छे तरीका क्या है, उसमें हमने डिफरेंट चीजें जो है वो पहले भी स्टडी की हैं कि वो हार्डवेयर जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करे, उसमें उनका यानी ऑप्टिमल रिसोर्स जो है उसको इंश्योर करे, उसमें प्रोटेक्शन हो, उसमें सिक्योरिटी हो, उसमें जो है वो इस तरह के दूसरे जो फंक्शन है वो अवेलेबल हों। अब यूजर गोल में फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, यानी यहाँ पे ईज ऑफ यूज का काम है। इजी टू लर्न, यानी अगर आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करते हैं और उसको लर्न करने का जो एक लर्निंग कर्व होता है वो कम हो, रिलायबल हो, सेफ हो एंड फास्ट। ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक रिलायबिलिटी बेसिकली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप एक कमांड दें तो उसका अगर एक कमांड जो है वो एक से ज्यादा दफा देते हैं, लाइक एक ही कमांड आप 10 दफा देते हैं तो हर दफा उसका नतीजा जो है वो सेम है। लाइक अगर आप ब्राउजर का जो आइकन है उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं 100 दफा करते हैं तो 100 दफा ब्राउजर ही अगर खुल रहा है तो वो आपकी कमांड की जो एग्जीक्यूशन है वो रिलायबल है।
अगर वो 50 दफा जो है ब्राउजर खुल रहा है और 50 दफा जो है वो आपका सिस्टम क्रैश कर रहा है, तो वहां पे आपकी रिलायबिलिटी जो है वो कम। सेफ्टी का भी आपके वो इलम है कि आप जो है वो आपके जो प्रोसेस हैं, लाइक आपने एक वर्ड की एप्लीकेशन खोली हुई है, एक ब्राउजर की एप्लीकेशन खोली हुई है, तो वो दोनों दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, वो एक दूसरे से अलहदा हों, उनका जो डाटा है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो अमालगामेट ना हो, वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। और फास्ट जो है वो बेसिकली स्पीड के लिहाज से है कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो काफी कम हो, आपके लिए एक्सेप्टेबल। उसके बाद सिस्टम गोल्स हैं कि इजी टू डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। उसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। अब रिलायबल जो है ये ऊपर भी है, इसकी हमने डेफिनेशन देख ली। उसके अलावा एफिशिएंट जो है ये तकरीबन फास्ट के मीनिंग में ही आ जाता है कि आपके रिसोर्सेज अगर वेल मैनेज होंगे तो विद इन अवेलेबल पावर, यानी अगर आपका विद इन अवेलेबल पावर का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो उसमें एक खास हद तक ही उसको एफिशिएंट आप जो है वो रिस्पॉन्स टाइम दे सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके अलावा इजी टू डिजाइन का मतलब ये है कि जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना है तो वो जो प्रोसेस है वो भी आपके पास इतना कम्बरसम ना हो डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने का, कि उसको डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो आ जाए। उसके बाद मेंटेन। अब एसेंशली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी एक पीस ऑफ कोड होता है। जिस तरह आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये पीस ऑफ कोड होता है, उसको आप कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको आप कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि ओवर द टाइम अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं तो उन चेंजेस को करना जो है वो आसान हो। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस हैं, लाइक आपका कोड जो है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए, वो मेंटेनेबल होना चाहिए। तो इस तरह के जो चीजें हैं वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोड है उसको लिखने में आपको मद्देनजर रखनी पड़ती है। उसके बाद दो चीजें हैं कि एक पॉलिसी है और एक मैकेनिज्म है। यूजुअली जब ऑपरेटिंग सिस्टम का आप डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं तो पॉलिसी और मैकेनिज्म जो है उसको आप अलग-अलग रखते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसी की एग्जांपल क्या है कि आपने हर 100 सेकंड बाद जो है वो एक इंटरप्ट जनरेट करना है। अब उसको करना किस तरह से है, मैकेनिज्म क्या है उसका, मैकेनिज्म ये है कि आप एक टाइमर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर, ठीक है। यानी पॉलिसी ये थी कि एवरी 100 सेकंड आपने इंटरप्ट जनरेट करना है। उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया है कि एक टाइमर रख लिया है जो कि टाइम को काउंट कर रहा है, और जब भी आपके पास 100 सेकंड हो जाते हैं वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देता है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसलिए है कि ये सेपरेट पॉलिसी फ्रॉम मैकेनिज्म, यानी जो काम आपने करना है उसको अलहदा रख रहा है और जिस तरह से करना है उसको एक डिफरेंट जगह पे रख रहा है। अब इससे फायदा ये होता है कि अगर आपकी पॉलिसी चेंज होती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये कह रहे थे कि पहले आपने 100 सेकंड के बाद जो है वो इंटरप्ट जनरेट करना था, अब आप उसको वैल्यू को 200 करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस जो टाइमर का कोड है उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा कि अब ये जो इंटरप्ट पहले 100 सेकंड के बाद जनरेट हो रहा था ये 200 सेकंड के बाद जनरेट हो। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस ये आ जाती है कि जो इम्प्लीमेंट आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है वो किस प्लेटफॉर्म पे करना है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है। तो जो ज्यादा जो अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो लो लेवल लैंग्वेज पे जाके इम्प्लीमेंट किए जाते थे, जिसमें असेंबली लैंग्वेज भी है। उसके अलावा आजकल जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर इम्प्लीमेंट होते हैं वो सी और सी प्लस प्लस में हो रहे होते हैं। उसके अलावा ये जरूरी भी नहीं है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें शिप किया जाता है, लाइक जो विंडोज की को हम इंस्टॉल करते हैं या जो लाइनक्स को हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जो जो चीज इम्प्लीमेंट हुई है वो सारी सिर्फ एक लैंग्वेज में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। उसमें हो सकता है उसके जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उसमें इम्प्लीमेंट किए जाएं। लाइक आपका जो कर्नल का कोड है वो सी या सी प्लस प्लस में हो सकता है, उसके ऊपर जो रैपर्स हो सकते हैं वो पाइथन में हो सकते हैं, और इस तरह से मतलब वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस को मिला के आप जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इमुलेशन। लास्ट टाइम हमने वर्चुअल मशीन में दो चीजें देखी थी, एक इमुलेटर देखा था और एक वर्चुअल
मशीन मैनेजर या वर्चुअल मशीन जो है वो देखी थी। एमुलेटर जो है वो बेसिकली आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर एक एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल है वाइन, WINE। वाइन जो है ये एक ऐसा एमुलेटर है जो कि लाइनक्स के ऊपर इंस्टॉल होता है और इसके ऊपर आप जाके विंडोज की एप्लीकेशन जो है वो रन कर सकते हैं। लाइक अगर आप नोटपैड प्लस प्लस जो है वो रन करना है, अगर वो लाइनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप वाइन पे करेंगे। अगर आपने अपना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करना है वो वाइन के ऊपर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे और यूज करेंगे। तो वो बेसिकली एमुलेटर की एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स। सिंपल स्ट्रक्चर है जिस तरह MS डॉस का है। डॉस आपने यूज नहीं की होगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन डॉस को आप इस तरह से समझ लें कि अगर आप विंडोज जिस तरह से लोड करते हैं, विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपने लाजमी देखा हुआ है। आप ये समझ लें कि आपके पास डॉस का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल वही एनवायरनमेंट है जो कि आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का एनवायरनमेंट है। यानी जब आप सिस्टम लोड करते थे तो सिर्फ आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आता था, कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। आपने डॉस के अंदर सिर्फ कमांड्स के जरिए जो है वो सारा कुछ मैनेज करना होता था। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें यूनिक्स का जो है वो एक एग्जांपल है। उसके अलावा लेयर्ड सिस्टम आ जाते हैं। लेयर्ड को हम देखेंगे कि लेयर्ड का मतलब क्या है। उसके अलावा माइक्रो कर्नल है, उसमें एक एग्जांपल है मार्क। इन सबको हमने बारी बारी डिस्कस करना है, इसलिए इसमें यहाँ पे ज्यादा जो डिटेल है उसमें मैं नहीं जा रहा। सर जी जी सर ये कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, कर्नल वर्जन। जी सर उसको काइंडली एक्सप्लेन करते हैं। बेटा, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली हम ये समझते हैं कि जो भी एक इंस्टॉलेशन पैकेज में हमारे पास आ जाता है। लाइक अगर हमने विंडोज इंस्टॉल की है तो हमें ये लगता है कि उसमें जितनी भी चीजें आई हैं वो सारे के सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक उसमें हालांकि ब्राउजर भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज ब्राउजर भी होता है, उसमें आपके पास वर्ड पैड भी होता है। उसके अलावा इस तरह की दूसरी यूटिलिटीज भी होती हैं, इस तरह कैलकुलेटर। तो ये जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है अमंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के जो लोग हैं उनके दरमियान। अब जिस चीज पे लोग जो है वो मुत्तफिक हैं वो ये कहते हैं कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक कोर कंपोनेंट होता है जिसको आप कर्नल कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा मेमोरी के अंदर रिजाइड कर रहा होता है और वो एज इंटरफेस काम करता है बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। यानी आपकी यूजर एप्लीकेशन भी हम यूज कर रहे हैं जूम, ये भी एक यूजर एप्लीकेशन है। जो प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है ये पावर पॉइंट में चल रही है, ये भी एक यूजर एप्लीकेशन है। इसके और हमारे हार्डवेयर के दरमियान में जो भी जो इंटरफेस होगा उसको आप कर्नल कहेंगे। अब अगर ये जो हमारी कोई भी एप्लीकेशन है, इन्होंने कोई हार्डवेयर रिसोर्स यूज करना है, लाइक इन्होंने नेटवर्क को यूज करना है, नेटवर्क कार्ड यूज हो रहा है हमारी कम्युनिकेशन में, और उसके अलावा जो फाइल सिस्टम की रिक्वेस्ट यूज हो रही है, जब भी मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ तो हमारा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है, यानी हार्डवेयर रिसोर्स यूज हो रहे हैं। तो इसको किसने मैनेज करना है? ये सारी रिक्वेस्ट जो है थ्रू सिस्टम कॉल्स जानी है हमारे कर्नल को। ठीक है, और कर्नल जो है वो देखेगा कि क्या ये वैलिड रिक्वेस्ट है तो वो उनको फुलफिल करेगा, और अगर इनवैलिड है तो वो रिफ्यूज कर देगा। जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सिर्फ आपके पास ब्रेक हो रही है, सबके पास ब्रेक हो रही है? सर नहीं सर, थोड़ी आवाज देर तो पहले ठीक आ ब्रेक रही है हुई, अब आपकी। ठीक आ रही है। बेटा, आप अगर एक के पास ब्रेक हो रही है तो अपना कनेक्शन आप चेक कर लें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको सुन लें कि कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है जो कि हमेशा मेमोरी के अंदर रिजाइड कर रहा है। हालांकि उसके अलावा दूसरे सिस्टम जो हैं, दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो भी हमारे साथ जो है विंडोज की इंस्टॉलेशन में आए। कौन से आए? वर्ड पैड आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एज ब्राउजर आया। उनको जब तक हम चलाएंगे नहीं, कैलकुलेटर आया, इनको जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ये मेमोरी में नहीं आएंगे। लेकिन एक कंपोनेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमेशा मेमोरी में होगा और जो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेज कर रहा होगा, वो उसको आप कहते हैं कि वो कर्नल है। क्लियर हो गया? जी सर। और सर ये विंडो जब हम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं हम किसी सिस्टम में, तो एक रेगुलर करते हैं, एक क्रैक करके करते हैं।
विंडो को। जी। सर वो क्रैक कैसे होता है और उसका काम क्या है, ये काइंडली एक्सप्लेन कर दें। इसको मैं ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो बेसिकली ये एक चोरी करने का तरीका है। जब भी आप क्रैक करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, इसका मतलब ये है कि जी। आपने उसको पे नहीं किया हुआ है। उसके जो मतलब चार्जेस थे, यानी ये एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ चार्ज जी। अवेलेबल। तो उसको आपने डाउनलोड किया, आपने इंस्टॉल किया और आपने कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए उसको क्रैक कर लिया, यानी उसके जो लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन को एक, यानी विंडोज़ का एक पार्ट है जो कि उसकी लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसको चेक करता है, कि क्या ये कॉपी ऑफ विंडो जो है, ये इसका लाइसेंस्ड है इस बंदे के पास जिसने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसको बेसिकली आप जो है वो डॉज कर रहे हो। जी सर। सर उसमें कोई भी फ्यूचर इंस्टॉल कर लें, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें तो इजीली इंस्टॉल हो जाती है। जो रेगुलर हम करते हैं विंडो, उसमें इजीली इंस्टॉल नहीं होती, कोई ना कोई एरर दे देता है। ये बेटा आपका एक्सपीरियंस है, ये हर बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होता है। मतलब मेरे पास एक वर्जन ऑफ विंडोज़ है जो कि लाइसेंस्ड है, लेकिन इसमें मुझे कभी कोई सॉफ्टवेयर करते हुए एज़ सच प्रॉब्लम नहीं आया। जी सर। उसके बाद है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो एज़ ए स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर, यानी उसमें कोई डिवीजन नहीं आप रखते, उसमें कोई मॉड्यूलैरिटी जो है वो आप मेंटेन नहीं करते। तो जो यूनिक्स के जो अर्लियर सिस्टम थे वो मोनोलिथिक सिस्टम थे, ठीक है? उसमें सिस्टम प्रोग्राम है और उसमें कर्नेल है। अब कर्नेल में क्या-क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन जिसने पूछा था कर्नेल का वो दोबारा आ गया कि एव जो यूनिक्स के जो सिस्टम है उनके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग बिलो द सिस्टम कॉल्स इंटरफेस एंड अबव द फिजिकल हार्डवेयर। यही चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी कि जो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके नीचे और आपकी जो हार्डवेयर है उससे ऊपर जो होंगे वो सारे के सारा जो है वो आपका कर्नेल होगा। उसमें अब क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं, फाइल सिस्टम को मैनेज करना, सीपीयू की शेड्यूलिंग है, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट है और उसके अलावा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं जिसको हम चैप्टर 1 में डिटेल में देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। अब इसको इसी की आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कि जो यूनिक्स का जो मोनोलिथिक मॉडल है, तो उसमें आप यहाँ पे देखते हैं कि शेल कमांड हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, या दूसरे आपके पास प्रोग्राम्स हैं। और यहाँ पे आपका कर्नेल जो है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं है। एक ही एरिया में सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की गई हैं, सिग्नल्स भी हैं, वहाँ पे करैक्टर आईओ स्ट्रीम को भी आप मैनेज कर रहे हैं, टर्मिनल ड्राइवर्स जो है उनको भी देख रहे हैं, फाइल सिस्टम को भी इसी के अंदर विदाउट एनी डिवीज़न। डिवीज़न जहाँ पे होगी उसको मैं कंट्रास्ट करूँगा इस डायग्राम के साथ, जहाँ पे मॉड्यूलर होगी चीज़ें। तो यहाँ पे एक ही जो मोनोलिथिक आपका सॉफ्टवेयर है उसमें सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं। अब इस तरह के सॉफ्टवेयर के साथ मसला क्या होता है कि इनको मेंटेन करना, यानी इसमें जो चेंजेस करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। अगर तो आपने मॉड्यूलर बनाया होगा तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ एक मॉड्यूल के अंदर जाएँगे और उस मॉड्यूल के अंदर जो है वो जाके चेंज कर देंगे, बाकी सारे मॉड्यूल जो है उससे अफेक्ट नहीं। और यहाँ पे ये देखें कि आपका जो यूज़र प्रोग्राम्स हैं और आपका जो कर्नेल है उनका जो इंटरेक्शन है वो सिस्टम कॉल्स के ज़रिए हो रहा है। और इससे नीचे वाली जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी हार्डवेयर हैं या उनके जो कंट्रोलर्स हैं वो हैं। अच्छा, अब मोनोलिथिक के साथ ही यहाँ पे इन्होंने मॉड्यूलर डिज़ाइन दे दिया है। जिस तरह अभी मैंने कहा था कि इसको हम कंट्रास्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें कि फाइल सिस्टम को एक अलग मॉड्यूल जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया है। जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उसको अलहदा इम्प्लीमेंट किया गया है। नेटवर्क का जो स्टैक है टीसीपी/आईपी उसको डिफरेंट मॉड्यूल में किया गया है। इसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट है, करैक्टर डिवाइसेज़ हैं, ब्लॉक डिवाइसेज़ हैं और उसके बाद उनके ड्राइवर्स हैं और नीचे जो है वो आपका हार्डवेयर है। यहाँ पे आपकी यूज़र एप्लीकेशन है और उनका बाकी जो इंटरेक्शन है वो उसी तरह से हो रहा है। इंटरेक्शन जो है वो सिस्टम कॉल्स के ज़रिए ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पे जो कर्नेल था वो मोनोलिथिक इम्प्लीमेंट किया गया था, विदाउट मॉड्यूलराइज़ेशन इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पे हर एक जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको एक डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर इम्प्लीमेंट किया। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने फाइल सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेंज करनी है, तो आप फाइल सिस्टम के मॉड्यूल में जाएँगे और वहाँ पे जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर देंगे। उससे आपकी शेड्यूलिंग जो है वो अफ़ेक्ट नहीं होगी, उससे आपकी मेमोरी मैनेजमेंट अफ़ेक्ट नहीं होगी और कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन जो है वो अफ़ेक्ट
सर स्केजुलिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर स्केजुलिंग के दीजिए। बारे में बेटा पूरा चैप्टर है, 3rd चैप्टर जो है वो स्केजुलिंग के बारे में है। बेसिकली इसको मैं सर ब्रीफली ये कह देता हूँ कि जब आप सिस्टम यूज करते हैं तो आपके पास एक से ज्यादा एप्लीकेशंस खुली हुई होती हैं, आपके पास ब्राउजर भी खुला हुआ होता है, आपके पास जूम भी अभी खुला हुआ है, आपके पास प्रेजेंटेशन भी खुली हुई है। तो ये तीनों जो है ये एक एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू टाइम भी चाहिए, उसको मेमोरी भी चाहिए, उसको और दूसरे रिसोर्सेज भी चाहिए। तो बेसिकली जो सीपीयू वाला पार्ट है ना, कि जो इस एप्लीकेशन को सीपीयू टाइम कब मिलेगा और किस एल्गोरिदम के तहत मिलेगा, इसको आप प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते सर स्केजुलिंग की अदर टाइप्स भी हैं, लाइक रेडी क्यू हो गया। हैं। वो 3rd चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, अगर आप पहले 3rd चैप्टर देखना चाहते हैं तो उसका बुक में से आप देख लें। सर बुक कौन सी रेकमेंड कर रहे हैं सर? बुक मैंने आपको राइटर का पहले नेम? बताई हुई है, मैं उसको जो है वो आपके पास ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा, लेकिन ग्रुप में अगर आपने देखा हो तो मैंने सर लिख के भेजा। प्लेटफॉर्म में मेरे पास है कि मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, अगर आप रेकमेंड करते हैं तो सब बेटा मैं बच्चे यही आपको ले सेंड लेंगे। कर दी हुई है, एक दफा दोबारा सेंड कर दूंगा। अगर आप स्लाइड पे गौर से देखें तो यहाँ पे भी बुक का नाम जो है वो लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स है, सिल्वर शैट्स, गैल्वन एंड गैगन। ओके सर। उसके बाद है लेयर्ड अप्रोच। आप लोगों ने जो नेटवर्क का कोर्स पढ़ लिया? जी सर नेटवर्किंग पढ़ी थी। नेटवर्क का कोर्स, उसमें आपने ओएसआई मॉडल पढ़ा होगा या टीसीपी आईपी मॉडल, दोनों चीजें जो है वो आपने डिस्कस की हुई होंगी। सर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड आई थिंक सो। तो जो अभी ओएसआई नहीं पढ़ा मॉडल सर है, इस जी जी बोलें। पढ़ा सर, ये अभी नहीं पढ़ा ये नेटवर्किंग। नेटवर्किंग नहीं पढ़ा, चलें ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल नहीं देता। बेसिकली जो लेयर्ड अप्रोच होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने की, लेट अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपने लेयर्ड अप्रोच से इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है उसको आप लेयर्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। और इस तरह से डिवाइड करते हैं कि जो ऊपर वाली सब, मतलब अगर आपके पास 4 लेयर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो है वो सबसे ऊपर वाली है, फोर्थ लेयर जो है वो सबसे नीचे वाली है। तो फर्स्ट लेयर ने अपने काम करने के लिए सिर्फ सेकंड लेयर को कॉल करना है, ठीक है। सेकंड लेयर जो है उसने अपने काम करने के लिए सिर्फ थर्ड लेयर को कॉल करना है, और थर्ड लेयर जो है उसने अपने काम करने के लिए सिर्फ फोर्थ लेयर को कॉल जो है वो कॉल करना है। यानी वो अपने से नीचे वाली लेयर्स को तो कॉल कर सकती हैं जो डायरेक्टली नीचे है, उसके अलावा किसी को कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जो है ये एन लेयर्स जो है उसमें चेंज किया, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 लेयर हैं, 6 लेयर हैं, 7 हैं या 8 है। ये आपकी आखिरी लेयर है। इसने अगर अपना काम करना है तो ये सिर्फ इस लेयर को यूज करेगा, इसने अगर आपने अपना काम करना है तो सिर्फ ये इस लेयर को यूज करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो सबसे जो एंड वाली लेयर होगी वो आपके पास जो है वो हार्डवेयर, ठीक है। तो ये भी मॉड्यूलैरिटी का ही एक तरीकेकार है, लेकिन इसमें आप अपनी फंक्शनैलिटी जो है उसको लेयर्स के अंदर जो है वो तोड़ देते हैं। अच्छा सर, इसमें लेयर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं? लेयर की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते आप। ओके सर। उसके बाद है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल का जो कंसेप्ट है उसमें आपका एक चीज ये होती है कि जो कर्नल का आपका कोड है उसमें से आप कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको थिन रखा जाए, ठीक है, उसको थिन रखा जाए। थिन रखा जाएगा तो उसका लाजमी मतलब ये होगा कि उसमें से आप कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो एक्सक्लूड करना है, ठीक है। जो फंक्शनैलिटी आप एक्सक्लूड करेंगे वो कहाँ पे जाएगी, वो यूजर स्पेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो उसकी एक एग्जांपल जो है वो ये मार्क है, ठीक है। ये वाला जो आपके पास एक कर्नल है, बेसिकली ये एक माइक्रो कर्नल है, यानी इसमें बड़ी लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। और बाकी जो फंक्शनैलिटी है इसकी, जो पार्ट ऑफ फंक्शनैलिटी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होता है, उसको वो कहाँ पे ले जाता है, वो यूजर स्पेस में ले जाता है। और जो इनकी कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू मैसेज पासिंग होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको एक्सटेंड करना जो है वो ईजियर है, ईजियर टू पोर्ट फॉर द न्यू आर्किटेक्चर्स, ठीक है। ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा सिक्योर है। इसके डेट्रीमेंट्स क्या हैं, चूंकि आपने कुछ फंक्शनैलिटी जो है उसको यूजर स्पेस के अंदर ले गए हैं, तो
यूजर स्पेस के अंदर जब आप उस फंक्शनैलिटी को ले गए हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन जो है या जो मैसेज पासिंग है वो ज्यादा होनी है। अभी हमारे पास आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद आप इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें। ये माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर जो सिस्टम स्ट्रक्चर है उसकी एक एग्जांपल है कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो कि पहले भी यूजर स्पेस में होते थे, अब भी यूजर स्पेस में, लेकिन फाइल सिस्टम जो था वो पहले कर्नल के कोड के अंदर इम्प्लीमेंट होता था, लेकिन अब इन्होंने फाइल सिस्टम उसको भी कर्नल से उठा के यूजर स्पेस में ले गए हैं। और उसके अलावा जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं उनको भी वो कर्नल स्पेस से उठा के यूजर स्पेस के अंदर ले गए। और बाकी जो कोर चीजें हैं लाइक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सीपीयू स्केजुलिंग है, ये सारी चीजें जो है ये स्टिल माइक्रो कर्नल के कोड और हार्डवेयर से बिल्कुल उसी तरह से आपका इंटरेक्शन हो रहा है जिस तरह पहले हुआ करता था। उसके बाद है मॉड्यूलर डिजाइन। ठीक है, यानी आप जो अपना कर्नल है उसको यूजिंग मॉड्यूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स। लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? हमने ये कहा था कि जो कर्नल होगा उस हर वक्त जो है वो आपकी मेमोरी में होगा। तो लोडेबल कर्नल मॉड्यूल से आपको क्या पता चलता है कि आपके पास कर्नल के अंदर भी ऐसे मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो कि हमेशा मेमोरी में नहीं है, लेकिन उनको कॉल किया जा सकता है, उनको लोड किया जाता है जा सकता है एज नीड बेस्ड। यानी जब भी उनकी जरूरत होगी उनको लोड किया जाएगा, जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी उनको अनलोड कर दिया जाएगा। अब इसका बेनिफिट जो है वो हमें क्या नजर आ रहा है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को ही लोड और अनलोड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ जो मेमोरी है उसको ज्यादा एफिशिएंटली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोचेस जो है उनको आप यूज कर सकते हैं। हर एक कोर कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो सकता है, ये भी एक मॉड्यूलराइजेशन जो है उसकी वजह से आप करते हैं। हो गया। क्या कह रहे हैं बेटा? आवाज कट रही है सर जी आप। और किसी के पास कट रही है आवाज? क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नजर नहीं आ रहा। सर आवाज तो ठीक आ रही है आपकी। अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो चीज आपके पास कटी है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा बोल दूं कि लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि आपके पास कर्नल के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होंगे जिनको आप नीड बेस के ऊपर जो है वो लोड और अनलोड कर सकते हैं। जब आप नीड बेस के ऊपर लोड और अनलोड करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी मेमोरी जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकेगी और आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा जगह होगी मेमोरी के अंदर फिट होने के लिए। उसके अलावा वो एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, टास्क का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होना है, नॉन इंटरफेसेस के जरिए जो है वो। ये वही बात है जो भी हमने की कि एज नीडेड जो है वो लोड होता है। उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें लाइनेक्स है और सोलारिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी एक खास अप्रोच को लेके इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, बल्कि उसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती हैं। लाइक उन्होंने मोनोलिथिक भी रखा हुआ है, उन्होंने लेयर्ड भी रखा हुआ है। उसमें उसका एक पार्ट जो है उसको उन्होंने जो है वो मॉड्यूलर रखा हुआ है। तो डिफरेंट अप्रोचेस को मिक्स करके उनको कंबाइन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया जाता है उसको जो है वो हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इन रियलिटी या प्रैक्टिस के अंदर जो जितने ज्यादातर सिस्टम होते हैं वो हाइब्रिड ही होते हैं। उसके बाद लाइनेक्स सोलारिस कर्नल जो है वो कर्नल एड्रेस स्पेस के अंदर अगर आप उनको देखेंगे तो वो मोनोलिथिक होंगे। ठीक है, लेकिन अपनी जो फंक्शनैलिटी जो है जो उन्होंने प्रोवाइड करनी है वो लोड बेस होती है, यानी वो मॉड्यूलर होती है। उनको आप लोड बेस के ऊपर, यानी जो मॉड्यूल्स हैं डायनामिक लोडेबल मॉड्यूल्स जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े, उनके जरिए इम्प्लीमेंट की जाती है कि जब उनकी जरूरत होती है उसको वो लोड कर लेते हैं। सर सोलारिस कर्नल कौन से होते हैं? सोलारिस बेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सन वालों का ना, सन माइक्रो सिस्टम वालों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम है सोलारिस। जिस तरह लाइनेक्स है, जिस तरह विंडोज है, तो सोलारिस जो है वो इस तरह से बिल्कुल एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा विंडोज जो है ये मोस्टली मोनोलिथिक है, प्लस इसका
एक मिनट में ये पॉइंट क्लियर कर लूं। माइक्रो कर्नल फॉर डिफरेंट सब सिस्टम्स, ठीक है, लाइक वो डिफरेंट जो सब सिस्टम है उनके लिए माइक्रो कर्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। जी आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर इसे यूज कैसे करते हैं और किस लिए काम करते हैं इस पे? किसको, सोलारिस को? जी सर। बेटा सोलारिस को मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं किया हुआ। इसमें जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स होते हैं, एक तो आर्किटेक्चर का फर्क होता है। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो उस तरह के आर्किटेक्चर वाले सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल किए जा सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास इंटेल का आर्किटेक्चर है तो उस पर हम मैक को ऐसे जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो सपोर्टेड ही नहीं है, वो इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ मशीन का जो लोड का भी फर्क होता है कि बाज ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्वर मशीन्स के लिए लिखे हुए होते हैं, तो उनको यूजुअली आप अपने डेस्कटॉप सिस्टम जो है उनके ऊपर यूज नहीं करते। तो आप नेट पे जाके इसको गूगल कर सकते हैं कि सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है और क्या इसको हम अपने डेस्कटॉप सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो इंटेल का जो हमारा डेस्कटॉप सिस्टम है। उसके बाद एप्पल है। एप्पल का जो मैक ओएस एक्स है ये हाइब्रिड है, इसमें लेयर्ड है। एक्वा जो है उसका यूआई है, ठीक है। उसके अलावा कोकोवा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। कोकोवा उसका एक एनवायरनमेंट है जो उसकी जो टच स्क्रीन है उसके रिलेटेड आपको एपीआईज प्रोवाइड करता है। लाइक जब भी आप स्क्रीन के ऊपर कोई टच करेंगे उसको डिटेक्ट करना है, उसको आगे सिग्नल पासिंग करने के किस एरिया के ऊपर जो है वो टच जो है वो प्रेस हुआ था और उसके नीचे कौन से आइकन थे, इसका ये सारा काम जो है वो कोकोवा करता है। उसके नीचे जो कर्नल है वो माइक्रो कर्नल है, माइक्रो कर्नल की जो भी हमने एग्जांपल देखी वो इसको यूज कर रहे हैं। उसके अलावा ये बीएसडी यूनिक्स के भी कुछ कंपोनेंट जो है वो यूज करता है। किसके लिए? आईओ के लिए और डायनामिकली लोडेबल मॉड्यूल्स हैं, जिसको आप कर्नल की एक्सटेंशंस कहते हैं। यानी वो माइक्रो कर्नल का हिस्सा नहीं है लेकिन वो कर्नल की एक्सटेंशंस हैं। ये आपके पास एग्जांपल है मैक ओएस की और आईओएस की का जो स्ट्रक्चर है उसकी। इसमें आप देखें सबसे पहले यूजर एप्लीकेशन है, उसके बाद नीचे यूजर एक्सपीरियंस है, उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं, कोर फ्रेमवर्क्स है और कर्नल का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे जो डार्विन का माइक्रो कर्नल था उसको उन्होंने थोड़ा सा अलग देखा हुआ है कि जो एप्लीकेशंस हैं लाइब्रेरी इंटरफेस है, उसके अलावा मार्क ट्रैप्स हैं और उसके अलावा जो ये वाला जो कंपोनेंट है ये यूनिक्स का है। ये आपके पास वो माइक्रो कर्नल के ट्रैप्स हैं। ट्रैप का जो मतलब है, ट्रैप हमने पहले भी देखा था कि जो इंटरप्ट है उसको हम ट्रैप भी कह सकते हैं। और ये आपके पास माइक्रो सर कर्नल, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें स्केजुलिंग है, इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट है। सर जी सर ये बीएसडी क्या है? सॉरी, बीएसडी सिस्टम कॉल जो लिखा हुआ है सर। बीएसडी बेसिकली एक कंपनी का नाम है जिन्होंने सबसे पहले यूनिक्स बना के उसको ओपन सोर्स किया था। ख्याल में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे ख्याल में यह है बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशंस का। ये पॉसिक्स जो है ये भी जिस तरह हमने सिस्टम कॉल्स को जब हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में या प्रॉपर्ली सेकंड चैप्टर के पहले हिस्से में, तो उसमें हमने ये देखा था कि दो तरह की सिस्टम कॉल्स हैं जो हमें ज्यादातर जिनसे इंटरेक्ट करते हैं। एक विंडोज के लिए Win32 सिस्टम कॉल की एपीआई है और एक POSIX की एपीआई है जो कि यूनिक्स के सिस्टम में यूज होती थी, और अभी वही वही जो एपीआई है उसकी जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो आपके पास लाइनक्स के सिस्टम में भी यूज हो रही है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मैक ओएस एक्स जो है वो भी उसको यूज कर रहा है। उसके बाद है एंड्रॉयड। ये ज्यादातर इसका जो हिस्सा है वो गूगल ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, वो ओपन सोर्स है, iOS की तरह का है। यानी जिस तरह की डिवाइसेस के लिए iOS बना है उसी तरह के लिए ये बना है। लाइनक्स के कर्नल को उन्होंने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किस तरह से किया है? मतलब प्रोसेस, मेमोरी, डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट तो ये उसी तरह से देता है जिस तरह स्टैंडर्ड लाइनक्स आपको देता है, लेकिन उसके